Assalamu alaikum viewers, Muhammad Nazim with the 42nd lecture. Today I'll be talking with you about organization and environment relationships. This is the area which I mentioned to you earlier is the fourth area where would be needed a lot of interventions. The last three areas we discussed about were human process interventions, techno-structural interventions, human resource development interventions, and the fourth, today the last one, is the strategic interventions. ये वो एरिया है जहां हम basically will touch upon the strategic issues. अगर आपको मेरा diagnostic lecture याद रहे, तो वहां मैंने when I talked about the inputs to the strategic changes, strategic policies, I talked about the external environment. और उसमें मैंने बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में डिटेल में आपके साथ गुफ्तगू की जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं. आज हम डिटेल में देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे वर्क इन सच एन एनवायरनमेंट, what are the areas and how should interventions be done? Initially मैंने कहा था कि organizations behave like living organisms. They do not exist isolated in an environment. चूंकि ये एक living organisms की तरह behave करती हैं, लिहाजा उनके environment में जो भी changes आए, directly और indirectly, उनको बहुत influence करती हैं और organizations को उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है. आज अगर मैं इसकी मिसाल आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में से दूं ताकि आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह बिहेव करती है, तो मैं उस मेंढक की मिसाल दूंगा जो कि अपने एनवायरनमेंट में जब सरवाइव करता है तो वो कैसे अपने बायोलॉजिकल थर्मोस्टेट को एडजस्ट करता है. ये एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत सेंसिटिव है. एंड दोज ऑफ यू हु आर फेमिलियर विद द एनवायरमेंटल साइंसेस मस्ट हैव रेड अबाउट कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं ग्लोब के ऊपर जहां के खास फ्रॉग्स की स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, वो ग्रेजुअली खत्म हो रही हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस. क्लाइमेट चेंज जो कि मुझे और आपको गालिबन नजर नहीं आ रही, या अगर हमें आ रही है, हमें पता चल रहा है सिम्टम से, तो हमें उसका एहसास नहीं है, हम उसको सही तरह से ऑब्जर्व नहीं कर रहे. लेकिन एक जानवर जो कि एक्सटिंक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द साइलेंट चेंजेस इन द एनवायरमेंट इंडिकेट्स कि ये जानवर अपने एनवायरमेंट के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है. आइए जरा डिटेल में आपको बताऊं ताकि आपको पता चले कि बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बिहेव करती हैं. अगर मैं जानवर की मिसाल दे रहा हूं तो जानवर अगर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सर्वाइवल के लिए उनको क्या क्या चेंजेस करनी पड़ती. अगर हम एक मेंढक को पकड़कर ऐसे बर्तन में जो कि आग पे रखा हुआ है और स्लाइटली उसके ऊपर हमने एक खास टेम्परेचर मेंटेन किया है, उसको अगर डालें तो उसका बायोलॉजिकल थर्मोस्टेट उसको एकदम टेम्परेचर वेरिएशन का एहसास दिलाता है और वो जंप करके उस बर्तन में से बाहर आ जाता है. क्योंकि उसका अंदर का टेम्परेचर उसके अपने बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता. ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक ठंडे पानी के बर्तन में हम मेंढक को डाल दें और उसके बाद नीचे से आग जलाएं और ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर रेज करें, तो वो मेंढक भी अपने आप को उस टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करता रहता है. उसका बायोलॉजिकल थर्मोस्टेट उसको बताता रहता है और वो उसके साथ ग्रेजुअली अपने आप को अलाइन करता रहता है. टिल सच टाइम द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग और ये भी जिंदा बॉयल हो जाता, मर जाता.
ऑर्गेनाइजेशंस की बिल्कुल इसी तरह से मिसाल। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बाहर के वेरिएशंस, बाहर के चेंजेस को या तो बर्दाश्त करती रहती हैं, और अपने आप में अगर चेंज ना लाएं, जैसे ये मेंढक नहीं ला रहा था, तो ग्रेजुअली कुछ तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, और उसके बाद अगर चेंजेस ना लाएं तो वो डिक्लाइन कर जाती हैं, दे डाई आउट, दे वीड आउट। यहां से आपको अंदाजा होगा कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दिस इज व्हाट वी मीन, दैट ऑर्गेनाइजेशंस शुड have a very soft touch on what is going around in the environment. आज मैं आपसे दोनों इश्यूज पे बात करूंगा, और इंटरवेंशन करने से पहले हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल टाइप्स क्या हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में उनके रिस्पॉन्सेस क्या हैं, और उसके बाद दोनों को हम देखेंगे कि इनके रिलेशनशिप में हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस ला सकते हैं। When you talk about the environment, I mean an organization comes across different types of environment. एक तो है organization का relationship with people outside their vicinity. उनकी बाउंड्री के बाद कुछ लोगों के साथ भी उनका रिएक्शन, इंटरैक्शन होता है। कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी रिएक्शन होता है। लिहाजा व्हाट आई मीन, दिस इज द टास्क एनवायरमेंट, टास्क रिलेटेड रिलेशनशिप। और यहां ऑर्गेनाइजेशंस दे आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड। इन टास्क एनवायरमेंट में बाहर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन को होता है। गोया कि अगर कंज्यूमर इज नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, विल हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट, प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अगर सप्लायर प्रोडक्ट नहीं देता, अगर रेगुलेशंस बदलते हैं, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती हैं कस्टमर्स पे और सप्लायर्स पे। कस्टमर्स पे इस तरह से थ्रू एडवर्टीजमेंट, प्लेइंग विद द टेस्ट एंड द नीड्स ऑफ द पीपल, डिफरेंट किस्म की वैरायटी और प्रोडक्ट्स में क्रिएट करती हैं और कस्टमर्स की डिमांड बढ़ाती। गोया ये एक डायरेक्ट टास्क एनवायरमेंटल रिलेशनशिप है। दूसरा है जनरल एनवायरमेंट। व्हेन आई से जनरल एनवायरमेंट, हियर आई मीन सप्लायर्स, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ऑल दीज थिंग्स अदर देन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहां डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी है। डायरेक्ट इस तरह से, अगर इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, प्रोडक्ट डिमांड खत्म हो जाती या कम हो जाती, तो जनरल एनवायरनमेंट में चेंज आने से प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती। इनडायरेक्ट इस तरह से, अगर रॉ मटेरियल सप्लाई जो है उसकी खुद कहीं लेबर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उस लेबर प्रॉब्लम की वजह से इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, ऐसी सूरत के अंदर जनरल एनवायरनमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट होता है। द थर्ड एनवायरनमेंट इज द एनैक्टेड एनवायरनमेंट. This consists of organizations, perceptions, and representation of its general and task environments. The important point for the organizations here is that how do they perceive the relationship between the task environment, the components of the task environment, and the components of the general environment. वो इन कैसे perceive कर रहे हैं, वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां जो उनका परसेप्शन है दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन देयर इंटरैक्शन विद बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स. सपोजिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ये सोच रही है कि लोग उनके प्रोडक्ट्स, उनके सर्विस से बहुत खुश हैं. दिस इज द परसेप्शन, बट द रियलिटी में डिफरेंट. Therefore,
based on this reality, based on this perception, they might take actions जिसका कि impact organization के ऊपर adverse भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है. So, such an environment is called an enacted environment. Only the enacted environment can affect which organizational responses are chosen. अब क्वेश्चन ये आता है कि organization is observing, watching, reacting to the task environment and to the general environment. What is important here to note is that ये दोनों environment भी कुछ चीजें ऐसी transmit कर रही हैं which is in the form of information which is being interpreted by the members in the organization. So therefore, from a different perspective, if we look at the relationship, we find that the information which is flowing from these two environments could be interpreted differently, like we said in the enacted environment, and it might influence the decision making of an organization. So the environments can also be characterized along dimensions that describe the organization's context, and thus it influences its responses. One perspective views environment as information flows. यहां एक perspective ये है कि environment जो है it flows the information, जिसको कि organization के अंदर हम किस तरीके से interpret करते हैं. So the key dimension of the environment affecting information processing is information uncertainty. या तो we might get perfect information or the information might be ambiguous, uncertain. Normally, the environment information uncertainty leads to organizations make right or wrong choices. तो एक perception, एक important factor is the environment का जो information uncertainty element है, वो भी organization पे बहुत important influence play करता है. Organizations seek to remove uncertainty from the environment so that they know best how to transact with it. इस uncertainty को overcome करने के लिए organizations क्या करती हैं? Survey, interviews, feedback. जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम कस्टमर सर्वे करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं. सो अगर तो ये सर्वे ठीक है, विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट. अगर गलत होगा या इंफॉर्मेशन हमें लोगों ने गलत प्रोवाइड की है, तो दैट माइट कॉज और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उसके फंक्शन पे अफेक्ट कर सकती है. सो द ग्रेटर द अनसर्टेनिटी, द मोर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू लर्न अबाउट द एनवायरमेंट. यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को आज सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अनसर्टेनिटी का प्रॉब्लम है. एंड दैट इज द रीजन इन द ग्लोबल एनवायरमेंट यू सी न्यू ऑर्गेनाइजेशंस emerging and the old one disappearing. Another perspective views environments as consisting of resources for which organizations compete. अब हमने एक तो देखा कि इंफॉर्मेशन फ्लोज हैं, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशंस दे compete for the limited resources around, and these resources could be in the form of human capital or it could be in the form of raw material, technology or anything. So the key environmental dimension is resource dependence, or the degree to which an organization relies on other organization for resources. इसके लिए organization sometimes they enter into contracts with other organizations ताकि resource supply की uncertainty को overcome कर सके. और especially कभी-कभी अगर ये resource बड़ा critical है
And this resource dependence is extremely high for the organizations. जबकि दूसरी organizations भी उसके लिए compete कर रही हों, तो what they do is they get together, they align, और आगे जाके मैं बताऊंगा, that is one of the reasons that organizations get into different sorts of relationships ताकि resource constraints को overcome कर सके. So ये दोनों factors जो हैं, एक information uncertainty and second is the resource constraint or the resource dependence. So resource criticality and availability determine the extent to which an organization is dependent on the environment and must respond to its demands. मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक फिगर दिखा रहा हूं जिसके अंदर you can see the relationship between the resource dependence and information uncertainty. यहां देखिए organizations which have the most freedom from external forces, when information uncertainty and resource dependence are both low, तो more or less ऐसी situation के अंदर organizations they do not need to respond to other environments and can behave relatively independently. लिहाजा आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशंस इस एरिया में नजर आएंगी जिनकी डिपेंडेंस लो ऑन रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन. दिस इज द गुड ओल्ड एज ऑफ 1950s, जबकि ऑटो इंडस्ट्रीज दे वर ऑपरेटिंग फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स एंड दे वर डूइंग वेरी वेल. जैसे जैसे ये दोनों कंस्ट्रेंट्स और जैसे जैसे इन दोनों पे डिपेंडेंसी ज्यादा होती जाती, दी ऑर्गेनाइजेशंस मूव टू दी एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर. नीचे आप देखिए कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी के मैक्सिमम एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं, दे नीड टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट वेरी केयरफुली, क्योंकि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन अनसर्टेनिटी और रिसोर्स डिपेंडेंस बढ़ती है, organizations are more constrained and must be more responsive to external demands. And ऐसी organizations, in situations में, they must perceive the environment accurately and respond to it appropriately. अगर यहाँ उनका decision गलत होगा, तो they will not be able to survive. इनकी मिसाल आज high-tech organizations, financial institutions की है, which are encountering unprecedented amount of environmental uncertainty and resource dependence. Having talked about the environment, let's look at the organizations. ऐसी situation में, जब ऐसे environment हो, ये variation environment में हो, organizations कैसे respond करेंगे? Organizations में response जो है normally, it comes from senior executives, जिनकी responsibility है कि वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और एक्सटर्नल रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं. सो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ रिस्पॉन्सेस इन डिफरेंट सिचुएशंस. पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकंड कंपैटिटिव एंड द थर्ड इज कलेक्टिव. आइए हम बारी बारी इन पर भी निगाह डालते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेस, द मोस्ट कॉमन organizational responses to the environment are administrative. And this includes the formation of the organization's mission, the development of objectives, policies, and budgets, or the creation of scanning units. Administratively, organizations इन तीनों तरीकों से interact करती हैं environment के साथ. अगरचे इनके ऊपर मैंने काफी बात पहले आपसे कर ली है, लेकिन आइए जरा क्विकली गो थ्रू सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट हाउ शुड द ऑर्गेनाइजेशंस react or respond to the environment, taking up all these 3 things. First one is the effective mission. An effective mission clearly differentiates the organization from others in competitive environment. जैसे कि हम बात करते हैं कि एक अच्छा मिशन, एक इन्वॉल्विंग मिशन,
एक challenging mission mobilizes the people in an organization. Let's say a technology company, जिसकी मिसाल शायद मैंने आपको पहले दी हुई हो. उसका purpose is to solve unsolved problems innovatively. अब innovation is the tool which they are using to overcome the discrepancies in the environment. वो environment में अपने आप को single out कर रही हैं through attending to unsolved problems. And IT companies, new product development objectives allocate more than 20% of revenue for R&D. That is, technological environment में वो अपने आप को single out कर रही हैं. That is how they respond in the technological environment. Always ready with new products. कुछ market research departments बनाती हैं. When I talk about the scanning units, administratively, they set up units जो कि सर्वे कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं. एंड दैट इज हाउ एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑर्गेनाइजेशंस combat the uncertainty element existing in the outside environment. Next comes the competitive responses. Now, such actions seek to enhance the organization's performance by establishing a competitive edge over its rivals. वो कैसे? They enter into competition. Alliances नहीं यहां बना रहे. एक तो administratively they are working on their own and preparing themselves to combat for any adverse situation. Now here, what they do is they enter into competition for competing to scarce resources या information which might suddenly come and realize कि लोग खुश नहीं हैं. What they do is they create uniqueness. They make their product valuable. They make their services and products difficult to imitate. अब तीनों चीजें हम देखते हैं. First is the uniqueness. An organization must identify the resources and processes that make it distinct from other firms. Inward looking करनी पड़ेगी to find out what makes your organization unique. Is it the financial resources such as access to low cost capital? Is it the reputational resource such as the brand image? Technological resources, human resources. मैंने आपको एक कॉफी कंपनी की मिसाल दी थी जहां उनके ह्यूमन रिसोर्स जो था यूनिक था. So therefore, such an approach, creating uniqueness either in the product or in the service, gets the organization a competitive edge. Looking at the value, आपके प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू क्या है? लो प्राइस्ड है या हाई प्राइस्ड है? लुक एट द लग्जरी कार्स, वेरी एक्सपेंसिव कार्स, yet there are buyers for it क्योंकि they meet the special needs and demands of the customers. On the other hand, ordinary cars भी हैं. तो क्या आपका प्रोडक्ट आउटशाइन कर रहा है इन लग्जरी एरिया में या competing with the other ordinary products? So anyway, you need to add value to your product and likewise value to your service you provide to the customers. The third, imitability, making your product difficult to imitate. आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए ताकि कोई उसे पायरेट ना कर सके, उसकी डुप्लीकेशन ना कर सके. ये ना हो कि आपने बड़े R&D करने के बाद मार्केट में अपना प्रोडक्ट फेंका एंड इमीडिएटली कंपेटिटर्स ने उसको कॉपी करके लो प्राइस लिया है. When you talk about the difficult to imitate, let me here also give you another angle कि ये जरूरी नहीं ये सर्विस में ही हो, ये प्रोडक्ट में भी हो. आपके एम्प्लॉइज भी यूनिक हो सकते हैं. आप अपने एम्प्लॉइज को इतना ट्रेन कर दें, उनको स्टेक होल्डर बना दें कि दूसरे एस्पायर करें. याद रहे मैंने आपको एक केस स्टडी आपसे शेयर की थी. अ स्मॉल कंपनी विथ फ्यू पीपल, एक बोर्ड के ऊपर वो ओपन, they were keeping everything open for the employees and they knew exactly what was going on in the process. They were unique. Open book accounting कर रहे थे. So this is another area
other than the product or the services, get that. But you must create uniqueness of your organization. आइए अब हम बात करते हैं collective response. Organizations can cope with problems of environmental dependence and uncertainty through increased coordination with other organizations. यहां आप strategic alliances कर सकते हैं, आप consortia बना सकते हैं, आप joint ventures कर सकते हैं. Maybe your organization cannot afford to spend money on R&D. आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट का साइकिल बहुत छोटा है, very short cycle, and the products are coming very quickly. You might join hands with an R&D organization and say, okay, whatever research you do, we give you the royalty and we get your know-how. Or maybe that you market your product in any other area where you do not want to be physically present. So some governments are providing financial assistance even and support to cooperative research efforts for consumer product manufacturers. कुछ गवर्नमेंट्स ऐसा काम कर रही हैं, वो अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव रखने के लिए वो ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर रही हैं who are working on the products and then they provide that know-how to the manufacturers. So there are, having known about these elements, there are 3 interventions designed to address the relationship between an organization and the environment. हमने organizational response भी देख ली और हमने देख लिया कि environmental factors क्या हैं. So what are the 3 interventions we can possibly do? 1, integrated strategic change. 2nd, trans-organizational development. And the 3rd one is the mergers and acquisitions. जो पहली intervention है, that is the integrated strategic change, this focuses on how to coordinate administrative and competitive resources. That is, administrative or competitive response के ऊपर ये focus करेंगे. The next 2 interventions, that is a trans-organizational development and mergers and acquisitions, they endeavor to coordinate administrative, competitive and collective responses. इन तीनों को वो address करेंगे. आइए हम take up the first one, is the integrated strategic change. This is a recent intervention that brings an OD perspective to traditional strategic planning. As a matter of fact, है ये वही strategic planning process, लेकिन we incorporate the OD philosophy. When we do that, what are the key features? Let's look at that. Since we focus on the essence of the OD, so therefore it needs to be a highly participative process. Strategy and design that supports it must be considered as an integrated whole. And second key feature is that strategic planning, commitment and support, planning, implementation, execution, all should be treated as one integrated process. हमारी throughout इस approach के अंदर एक factor होगा how to integrate the various planning processes. And the third one is individuals and groups are also integrated to achieve high levels of shared ownership and commitment. आइए हम देखते हैं कि how can we go through the various steps for achieving this process. I'm showing you a figure on the screen जिसके अंदर ये तीनों phases, rather I'm going to break it down to 4 phases. That is, 1, performing strategic analysis. हम इनको 4 फेज में डिवाइड करने लगे. पहला हम strategic analysis करेंगे. Second, exercising strategic choices, कौन सी हैं. Third, we'll design a strategic change plan. And fourth is, we'll implement that plan. In order to perform a strategic analysis, as we have done in the past, the first most important thing is, पहली stage इसके अंदर ये है कि we must look at the
readiness for change. क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग तैयार हैं? और लोगों से पहले क्या लीडर्स की विलिंगनेस है to commit for a change? It is at the top. Mind it, ISC, when I mention about ISC, I mean Integrated Strategic Change. इसके लिए commitment of the leader is very important. और leader के बाद it's the leader's initiative जो है वो should be passed on to the team's willingness, जो कि नीचे टीम है जिसने कि उसको implement करना है. और अगर नहीं है तो then we should make them go through the process of team building. This is the first phase, that is, we try to find out the willingness के वहां readiness है कि नहीं. Second stage is that this involves strategic analysis, and this is done to understand the current strategy and organization design. हमने देखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमने चेंज लाना है उसकी करंट स्ट्रेटजी क्या है और करंट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर S1 और O1 की शक्ल में नजर आ रहा है. What we really look at when we are going into the whole analysis process is that we find out what is the strategy of the organization. उसका मिशन क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंटेंट्स क्या हैं, बिजनेस पॉलिसीज क्या हैं. Because we need to know where are the weaknesses. And then, what is the organization design? Structure, work information, human resource systems. Complete analysis at this stage is desired. And mind it, we have to involve the members in data collection. Conferences करेंगे, surveys करेंगे, हम focus groups बनाएंगे, even purchasing agents है को involve करेंगे. जितने स्टेक होल्डर्स हैं we will involve them, because जैसे मैंने शुरू में कहा it's an integrated process, and we will assess the customer satisfaction, product service offerings देखेंगे, financial health देखेंगे, capability देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर और सिस्टम्स. कंप्लीट एनालिसिस हम यहां करेंगे. Having done that, based on this analysis, we'll move to the second stage, and that is exercising strategic choice. Now, so based on this analysis, the senior management formulates vision for the future, and here you will see the desired strategy, जो कि S2 मैंने mark की है. And they also define 2 or 3 alternative sets of objectives, that is organization का design. Here they determine what of a strategy change. So we also work in the O2 जो कि मैंने फिगर में आपको दिखाया. So moving from S1 to S2 and O1 to O2. Phase 1 जो है, this builds the commitment to ownership of the analysis we have done. Having done that, now we move to the third stage, and that is exercising strategic choices. आप देखिए बीच में जो बॉक्स है which shows you the strategic change plan, और नीचे मैंने लिखा हुआ है step 3 and 4, design and implement the strategic change plan. यहाँ plan represents the process of how of a strategic change. पहले हमने what of a strategic change, अब हमने कहा how. So therefore, यहाँ हम we will work out the details कि हमने जो विजन नया बनाया है, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जो गोल्स बनाए हैं, उनके लिए हमने प्लान वर्कआउट करना है. After that, we move to the fourth phase, and that is implementing the plan. And this is what is known as the creating the motivation and dynamics of the groups so that they implement what has been mutually agreed upon. हमने यहाँ टीम अलाइनमेंट करनी है, हमने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की अडेप्टेबिलिटी करनी है, हमने यहाँ पर्सनल ट्रेनिंग करनी है, लोगों की लर्निंग बढ़ाना है. So that is how you see for integrated strategic change process, we have to go through all these 4 phases. Now you understand. Organization having picked up the information and deciding
what's going to be the response. They have come up with a strategic plan. And that is how the organizations interact with the environment. Let's now talk about the second intervention, and that is the trans-organizational development. जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि this is the form of intervention जहां हम we enter into collaboration with other organizations. Because of the highly competitive environment, sometimes organizations feel that they can work together collaboratively and collectively to combat the outside threats. So, multi-organization strategies and arrangements are increasing rapidly in today's highly competitive global environment. And they are using this technique, which is also referred as trans-organizational systems. In this, groups of organizations join together for a common purpose. अगरचे ये बड़ी convenient approach है, they have working relationship. उनके areas of specialization हैं, जिसको वो share करते हैं. But here the greatest challenge is such a system, such a process is difficult to manage and control. इसमें organizations एक separate group बनाती हैं, जिसके अंदर people, members from both the organizations, they work together, bringing about the transformation or the change. And since people are used to a certain type of management practices, they may not be very comfortable in lateral arrangements. So that is one of the threats. There are others too, but it's a very viable and workable proposition, jahan this group make decisions and perform tasks on behalf of their member organizations. Although these members, they may maintain their separate organizational identities and goals. So this separation distinguishes them from mergers and acquisitions. मैं आपको इसी एप्लीकेशन की फिगर दिखा रहा हूं, and the various phases involved in this. First is the identification, second is the convention, organization, and evaluation. For such a setup to take place, what is important is, first, to identify potential member organization of the trans-organizational development. सबसे पहले ये मुश्किल मरहला है कि आप आइडेंटिफाई करें कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक सिस्टम सेपरेट बनाएंगे, टीएस. इट इज डिफिकल्ट बिकॉज दे मे नॉट नो ईच अदर. पहले चे जाए कि उनमें से आप मेंबर्स को लेकर आए, दे सिट टुगेदर एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज रिक्वायर्ड. सो द प्रिलिमिनरी choice of picking up organizations to work together on such a problem is a big challenge. That's why you see there who should belong to the trans-organizational system. Having identified that, you need to pick up people from these identified member organizations so that people with the relevant skills, knowledge, and resources are brought together in a group which would start working together. That is, involving the other key stakeholders so that to determine कि हमारी organization ने किस direction में जाना है. Here, one may use the change agent or the OD to facilitate this process. Having identified the organizations, we move to the other second area, and that is the convention. The major question here is that should a TS be created? That is, क्या ये feasible है दोनों organizations के लिए? क्या ये desirable भी है कि एक ऐसा group create किया जाए जो कि दोनों organizations की joint development के लिए काम करे? This is the area where when members of the two identified organizations sit together face to face to work out the details. Change agent here may need to structure and manage interactions to facilitate
जो डिफरेंसेस हैं उनमें और कंसेंसस पे लाने के लिए, क्योंकि ये मेंबर्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, लिहाजा यहां चेंज एजेंट का या ओडी प्रैक्टिशनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दिस फेज requires direction and facilitation, and that is provided only by the change agent. So when decided to create a TS, trans-organizational system, we agree कर जाते हैं, move to the third step, and that is organization. How to organize for task performance. इसके अंदर leadership का question आता है, who's going to lead, structure का आता है, communication का आता है. So members may at here also create a coordinating council to manage a TS, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी legal implications भी हो सकती हैं, लिहाजा इसमें research organizations भी involve हो सकती हैं. So लिहाजा ऐसी coordinating committee यहां बनाई जा सकती है which could facilitate the process, that is the corporate lawyers or financial analysts may sit onto the committee and facilitate the organization committee. Then comes the last phase, and that is the evaluation. Important role for the change agent, that is, will meet with the members and keep abreast to the leaders in the organization that whether the TS is moving in the right direction or not. Or agar nahi, to will make certain changes. Now you understand how this process differs from the previous one. Lekin once achieved, and if there is good facilitation by the change agent, companies can really work to their individual benefits. आइए अब हम तीसरी important intervention पे थोड़ा सा गौर करें, and this is the mergers and acquisitions. Merging of organizations together, acquiring the organizations. The reason being here, this is the process of combining the two organizations so that when one organization feels that it cannot survive, this is the third intervention which normally takes place. Now, merger refers to the integration of two independent organizations into a completely new organization. This, in fact, involves the purchasing of one organization by another one for integration and thus forming a new one. Mergers and acquisitions are distinct. They are quite different from TS because at least one of the organization ceases to exist. Now, what are the reasons for mergers and acquisitions? One, diversification or vertical integration. Second, gaining access to global markets, technology, or other resources. And the third one is achieving operational efficiencies, improved innovations. Now, mergers and acquisitions are preferred when internal development is too slow, or when alliances or joint ventures do not offer sufficient control over key resources to meet the firm's objectives. It's very clear कि जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती तो उसके लिए कोई चॉइस नहीं होती देन टू मर्ज. आइए हम देखते हैं कि मर्जिंग में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं. ये मर्जर्स और एक्विजिशंस में हम कितने प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है. So there are three phases involved in this exercise, which I'm showing you on the table on the screen. The first one is the pre-combination. Now, here, the key steps involved are, first, the most important one is the search for and selection of the appropriate candidate. Now, criteria for choosing an organization to merge with includes leadership and management characteristics. आपने अगर merging करनी है, then you have to look for organizations which have the capability either in leadership ability area or market access resources हैं उनके पास
या उनके पास टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, या कैपेबिलिटी है फॉर सर्टेन फिजिकल फैसिलिटीज व्हिच कुड बी अवेल्ड बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशन. सो सर्चिंग ऑन वन ऑफ द फ्यू characteristics which may encourage for one organization to opt for buying the other one. Now, when we say searching, we have to ensure that candidates are screened for culture as well as financial, technical and physical assets. Now, this is very important. Very many mergers failed क्योंकि उनकी proper analysis शुरू में नहीं की गई, उनका कल्चरल पैटर्न नहीं देखा गया, उनकी फाइनेंशियल अगर उन्होंने स्टडी देखी और वायबल और फीजिबल, लेकिन अदर एस्पेक्ट्स वर कंप्लीटली इग्नोर्ड. सो ऑल दीज इश्यूज हैव टू बी वेल लुक्ड इनटू. सो द फर्स्ट स्टेप इज सर्चिंग फॉर द एप्रोप्रिएट पॉसिबल पोटेंशियल कैंडिडेट और द फर्म जिसके साथ हमने मर्जिंग करनी. सेकेंड इज क्रिएटिंग M&A team, that is the merger and acquisition की team बनानी है. The purpose of this team is, that is, they have to define a clear criteria, a clear leadership structure, clear merging plan, जिसके ऊपर एक्शन लेना है. लिहाजा इस टीम को कॉन्स्टिट्यूट करते वक्त हमने देखना है कि we put the right people with the right background into this committee so that they could work on different aspects of the merging and acquisition. Third step in the pre-combination is the establishing of business case. ये M&A करती है, and that is strengths क्या है दोनों organizations की. क्या merging के बाद layoffs करने पड़ेंगे, cost कितनी involve पड़े इसके अंदर incur करेगी. So establish a clear strategy for both the companies. Competitive strategy क्या होगी और system integration कैसे होगी. All these things are looked into, which is done by M&A team. Then they perform due diligence assessment. That comprehensive review of each organization is done. उसके article of incorporation देखा जाता है, stock options क्या हैं, organizational chart वगैरह वगैरह, that is looked into. And then the final step in the pre-combination is develop merger integration plan. That is scope and timing of integration activity हमने कब करनी. So this is the final step pre-combination से जहां कि हम lay out an integrated action plan. Then comes the second phase, and that is the legal combination. Complete financial negotiation takes place in this. They get the approval from the shareholders and they file appropriate legal documents that the two companies have decided to merge. And finally, once this step is over, deal is struck and finally they announce the combination. Third phase, this is the operational combination, and that is once the merging has taken place, it is very important to implement the change very quickly. If the delay takes place, frustration will arise. So, very important step of executing the action plan, जो strategy बनाई गई है. Organization और technical जो competencies है, उनको आप integrate करते हैं. Activities को integrate करना है. Communication throughout the organization, people are involved. Then is the important aspect which should not be ignored, and that is the cultural integration. अमूमन organizations falter कर जाती हैं, mergers fail होते हैं because of this very area. Cultures of two organizations might differ so much कि merging के बाद people and very competent people, very important resource might leave. So therefore, this aspect is well taken care of at this stage. So, summing up the merging and acquisition process, this is a process of intervention which is very prevalent in today's times when business organizations which cannot survive, they merge with other ones.
and all have to go through these three phases. I'm going to conclude my today's lecture on this very aspect. Inshallah, I'll talk with you about one of the examples to show you कि merging के बाद cultural problems क्या होते हैं, and we will go further into the cultural aspect कि culture को हमने कैसे tackle करना है. I hope you enjoyed my lecture today. Take care of yourself. Khuda Hafiz.